स्वास्थ्य से पहला डे स्टार्ट होने जा रहा है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस 10 डे 1। तो आपको डे 1 से ही याद रखना है कि सर अगर आपको आईएफआरएस के इस डिप्लोमा सर्टिफिकेशन को पास करना है तो उसको पास करने की सीढ़ी सबसे पहले जाती है आईएफआरएस 10 कंसोलिडेट स्टेटमेंट से। 25 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना है। तो सर अगर हम कंसोलिडेशन को पढ़ेंगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आपको दी जाती है बीपीपी का स्टडी मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा वास्ट होता है। कई बार स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता कि इसमें से कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। इसीलिए उसके साथ साथ आपको एक समरी नोट्स भी आईएफआरएस के, और आने वाले समय में तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के समरी नोट्स आपको मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आईएफआरएस 10। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर अगर करना है तो उसका कवरेज क्या है, कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें कवर होते हैं। तो आप देखिए आईएफआरएस 10, आईएफआरएस 11। आईएफआरएस 10 बेसिकली बात करता है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे हम यहां पर सीखने वाले। तो आईएफआरएस 10 स्पेसिफिकली बात करेगा कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आईएफआरएस 11 बात करेगा ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। अब ये ज्वाइंट अरेंजमेंट्स क्या होता है इसके बारे में जब हम आईएफआरएस 11 में पढ़ेंगे। आईएफआरएस 13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे लेट से आपने किसी कंपनी की इक्विटी शेयर बाय की है, तो बैलेंस शीट डेट पर आपको उस इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईएफआरएस 13। यहां पर भी थोड़ा सा उसका रेफरेंस लेंगे। आईएएस 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब जैसे अगर एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। उसके बाद आईएएस 28 आपको बताएगा एसोसिएशन की अकाउंटिंग, और आईएफआरएस 3 बताएगा आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो इतने पोर्शन में से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आईएफआरएस 10 भी पूछ लिया जाता है, आईएएस 28 भी पूछ लिया जाता है और आईएफआरएस 3 भी पूछ लिया जाता है। तो 35 to 40 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन इस सेगमेंट में से आ सकते हैं। 25 तो फिक्स है, आईएफआरएस 10 25 फिक्स है, और बिजनेस कॉम्बिनेशन 8 मार्क्स फिक्स है। 33 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने। तो ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईएफआरएस 10 कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बात आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि आप उठाए, आपने दो कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज कर दिया, आपने सीधे दो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एड ऑन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे रूल्स आपको इसके पढ़ने पड़ेंगे। तो उस रूल्स को मैंने नोट्स में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपको क्रिप्स वे में क्या पढ़ना है वो आपके सामने रेडी अवेलेबल होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और उसके बाद उसके पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चन भी हम इस सेगमेंट में करने वाले। इसीलिए 4 days इन ए वीक मैंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज कराना है। तो अगर 4 दिन हफ्ते में हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, तो अगर 4 हफ्ते भी पढ़ लिए तो 16 से 20 से 25 घंटे केवल कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें स्पेंड करनी। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई आईएफआरएस को पास करना चाहते हो, वाकई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे डेजिग्नेशन को अचीव करना चाहते हो, तो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट है। इंटरव्यू में बहुत सारी जगह ये वाले आईएफआरएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो साथ साथ पढ़ते जाना, साथ साथ आप क्वेश्चन करते जाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए डे 1 से कि सर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे आपको नोट्स में देखने को मिल रहा है, थ्योरी लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो इन्वेस्टमेंट को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। इन्वेस्टमेंट को हमने कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया, 3 कैटेगरी में। आप देख रहे हैं सबसे पहली कैटेगरी है कंट्रोल, दूसरा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को ही समझेंगे कि सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है।
तो अब सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को हम समझा रहे हैं। आप सेकंड नंबर पे जो देख रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी में 50% से कम होल्डिंग कर रखी। अब मैं आपको एक्सेल की ओर ले चलूंगा जिससे कि आपको मैं समझा सकूं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की अकाउंटिंग पूरी की पूरी। तो हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसको हम बोलते हैं इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है? जब एक कंपनी, इसको हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? रिपोर्टिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी में क्या करती है? होल्ड करती है मोर देन 20% बट लेस देन 50%। मतलब ऐसा सोचो कि ये एच लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है। इसके पास 20,000 शेयर है और हमारे पास इस कंपनी के 4,000 शेयर है। बताइए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है? कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं हम यहां पर? हमारी होल्डिंग कितनी है? कितनी परसेंटेज होल्डिंग है? तो सर सबसे पहले हम 75% का ही बोल रहे हैं। 75% तो निकाल लो बेटा। 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000, यहां पर हमारी होल्डिंग है 20%। तो सर 20 या 20 से ज्यादा हो बट 50% से कम हो, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोला जाता है। और यहां पर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? एप्लीकेबल। याद रहेगा आपको। तो पहली बात, आपको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात की ओर ध्यान देना है कि आपकी होल्डिंग 20 से 50 के बीच में है या 50 से ज्यादा है। और अगर 50 से कम है तो कंसोलिडेशन नहीं होगा। कंसोलिडेशन विल नॉट हैपन। मतलब हम यहां पर दोनों कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज कर कर नहीं बनाएंगे। यहां पर हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ही क्या करने वाले हैं? बनाने वाले। तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? 5 मिनट लगेंगे केवल इसकी अकाउंटिंग को सीखने में। मान के चलिए एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 4,000 शेयर को 12 रुपीज में खरीदा था। 12 रुपीज पर शेयर। ठीक है सर, 20,000 में से हमने 4,000 शेयर खरीदे, 12 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो हमने हमारी बुक्स में एंट्री पास करी होगी, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर सीधी बात है 20,000 इंटू 20%, सॉरी 4,000 इंटू 12 रुपीज के हिसाब से हमने 48,000 की यहाँ पे एंट्री पास कर दी। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए एस लिमिटेड ने ड्यूरिंग द 2022 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था 50,000 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में इस 50,000 में से हमारा पोर्शन कितना है? 20% है। हमें इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्या ये प्रॉफिट हमें मिल गया है कैश में? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये वाला प्रॉफिट हमें मिल गया है अभी कि नहीं मिला है? एक्चुअल में हमको कैश में रिसीव हो गया है क्या? नहीं सर, ये केवल उसने कमाया है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अक्रूवल बेसिस पे बुक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहां पर बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट को तो क्रेडिट करेंगे, बट कैश तो मिला नहीं है। तो सर 50,000 में हमारा पोर्शन कितना था, 10% था, सॉरी 20% था। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 टू क्या प्रॉफिट, क्या पर क्या कर दें। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे एच लिमिटेड की, तो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहला काम अगर हम समझने जाएं, इस 50,000 प्रॉफिट में से लेट से कंपनी ने हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमको नहीं, टोटल डिविडेंड 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे बताइए मुझे कितना मिलेगा, एच लिमिटेड को कितना डिविडेंड मिलने वाला है। तो सर 20% था, 10,000 का 20% तो कैश में मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट 2,000। बताइए बेटा क्रेडिट क्या कर दें यहाँ पे। बस अगर आपने क्रेडिट बता दिया तो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ गई। क्रेडिट क्या करें, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है। तो यहां पर प्रॉफिट नहीं करना है, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है, लॉजिक। सर लॉजिक क्या है इसका, सबसे बड़ा इसका लॉजिक यही है कि इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 48,000 थे। हमने जब प्रॉफिट उसने कमाया तो हमने सीधे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 10,000 से बढ़ा दिया और वो 58 हो गया। 48 में से हमने, लेकिन उसमें से हमको 2,000 रुपए मिल चुका है, तो हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर कम करना है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया। तो अब आपसे बैलेंस शीट में कोई पूछेगा, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं आते, डिस्क्रिप्टिव आते हैं। बैलेंस शीट में बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिखाएं, कितनी वैल्यू दिखा दें, जल्दी बता दो फटाफट। तो सर सीधी बात है, इक्वल टू करना है 48,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000, 56,000 विल बी योर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखाएं, तो सर सीधी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो 10,000 हमें मिला था वही 10,000 हम दिखाएंगे। बस इतना सा प्रेजेंटेशन देना है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, आपको वहां पे एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। आई गेस किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन। तो सर वो जो मेथड का नाम आपने लिया था उसको हमने क्या बोला है, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब हम तो क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को ये समझा कि सर इसके अंदर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, इसके अंदर हमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। इस मेथड का नाम था इक्विटी मेथड। और एक होता है इन्वेस्टमेंट विच इज नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब ना तो हमारी होल्डिंग 20% से ज्यादा है, ना 50% से ज्यादा है, हमारी होल्डिंग तो 20% से भी कम है। लेट से हमने वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग कर रखी है, 2%, 3%, 4%। तो वहां पर एप्लीकेबल होगा IFRS 9, जो कि हम ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ चुके हैं। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप मुझे बताइए, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने डिस्कस किया था कि हम फेयर वैल्यू में चेंज करते हैं, और जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट आता है इक्विटी मेथड में उसको कहां डालते हैं। अगर आपने पीछे पढ़कर आ रहे हैं IFRS 9 तो, और सर डेफिनेटली पढ़कर आ रहे हैं, 4-5 दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो सारे बच्चे OCI बोल बैठे हैं, गलत बोल बैठे हैं। बेटा OCI डेट सिक्योरिटी में होता है, क्या
कॉमन शेयर भी ओसीआई में आता है क्या? बेटा डेट सिक्योरिटी नहीं है ये कॉमन शेयर, तो किसी कंपनी के ऊपर आप शेयर की अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, तो उसको हम नेट इनकम में ही डालेंगे, जो कि हम आईएफआरएस 9 में पढ़ चुके हैं, पूरा प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस की। तो हमें समझना है सर, मतलब ना तो हमें इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग करनी है, ना हमें सिंगल कंपनी आईएफआरएस 9 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी, हमें तो करना है कंट्रोल जिसके ऊपर आईएफआरएस 10 आपका क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो सर अगर हमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो एक बात ध्यान रखिए कि कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक पेरेंट कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है। तो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइंड करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? कंबाइंड करके बनाया जाता है, मतलब कि एक सिंगल एंटिटी के रूप में बनाया जाता है। सिंगल एंटिटी मतलब कि आपको यह ध्यान रखना है, एक गोल्डन रूल बना लो, अगर एक दो कंपनी के बीच में कंसोलिडेशन का रिलेशनशिप है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी स्टैंड अलोन नहीं बनाए जा सकते। स्टैंड अलोन का मतलब जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी में 80% होल्ड करी है, तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए और बी कर मिलाकर बनेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं सर? सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहां पे लिखा है कंबाइंड एंड प्रेजेंटेड एज ए सिंगल एंटिटी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन किया है, मतलब आपने 20% और मोर किया है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नाम का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में हम क्या करते हैं? केवल और केवल जिस पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी बैलेंस शीट में, उसकी बैलेंस शीट में क्या करते हैं, क्या करते हैं? अभी पीछे करके आ रहे हैं, बताइए क्या करते हैं? अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो सर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल होती है। जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उसकी बैलेंस शीट में केवल नेट इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा, जो आपने परचेस किया है, और जो प्रॉफिट कमा, इक्विटी मेथड अकाउंटिंग से जो भी बैलेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की मेथड में इसको फॉलो करने। तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू आईएफआरएस 9 पीछे पढ़कर आ रहे हैं और कंट्रोल के लिए हम पढ़ रहे हैं आईएफआरएस 10, जो कि आज से ही हमने क्या किया है, स्टार्टअप किया। आगे बढ़ते हैं। अब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मुझे बताइए, अकाउंटिंग पॉलिसी का एक एग्जांपल लिखिए कि सर किसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, जो आप बार बार बोल रहे हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? हम्म किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी? मतलब सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टॉक को मेंटेन करने के लिए सब्सिडरी लिफो मेथड को फॉलो कर रही है और होल्डिंग फीफो मेथड को फॉलो कर रही, तो दोनों कंपनी के स्टॉक एक ही मेथड से क्या होने चाहिए, प्रिपेयर्ड होने चाहिए। दोनों कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट एक ही मेथड से ड्रॉ की गई होनी चाहिए। डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स हो तो कंसोलिडेशन पॉसिबल है क्या? कि मान के चलिए सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च बनाती है, और सॉरी ऐसा ले लो सिंपल समझने के लिए, पेरेंट कंपनी जो है वो जनवरी टू दिसंबर तक बनाती है और होल्ड सब्सिडरी कंपनी 31 मार्च तक बनाती है, तब क्या करें? तो सर दोनों कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर डेट पर इंक्लूड या एक्सक्लूड कर कर लेकर आया जाएगा। इंक्लूड एक्सक्लूड मतलब, तो सर एग्जाम्पल से समझा दो ये बात, तो समझा देते हैं एग्जाम्पल से। एक्सेल पे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो एक्सेल पे आते हैं। अब ये पेरेंट है और ये सब्सिडरी है। तो पेरेंट कंपनी अपने 31 मार्च तक बना रही है और ये भाई साहब बना रहे 31 दिसंबर तक।
तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ और एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड आप कर देंगे तो ये भी ऑलरेडी 31 मार्च में पहुंच जाएंगे। मतलब दिसंबर के बाद 3 महीने के एक्सटेंड कर देंगे और जनवरी टू मार्च को क्या कर देंगे, इंक्लूड की एक्सक्लूड, excluded January to March excluded while preparing of consolidated financial statement। CFS बनाते समय आप सब्सिडरी कंपनी के जनवरी फरवरी मार्च के नहीं लोगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ 2023 टू 2024। यहां अगर हम लिखें पेरेंट का कि पेरेंट 31 मार्च तक बनाती है, तो सब्सिडरी के तो 31 दिसंबर तक के ही हैं। तो पहले ले लेंगे अप्रैल टू दिसंबर, कितने महीने होते हैं, अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल मई जोड़ लो, 3 महीने, 9 मंथ होते हैं। और फिर 2024 के 3 मंथ, मतलब दोनों के पीरियड को अल्टीमेटली आपने क्या करना है, दोनों के पीरियड को ही अल्टीमेटली हमने क्या करना, इक्वल लेकर आना है, जिससे कि हम क्या कर सके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सके। तो दो बातें सर, एक सिंपल बात आप ये कह रहे हो कि दोनों के केस में इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही होने वाली है, इंक्लूड और एक्सक्लूड आपको करना। कितने बच्चों को ये इंक्लूड एक्सक्लूड समझ में नहीं आया, कि आ गया तो यस लिख दो कि सर हाँ समझ में आ गया, क्या एक्चुअली कहना चाह रहे हो। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आ गया ना, चलिए क्लास में सारे बच्चों को आ गया है। मतलब सर हम दोनों के सेम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग में क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके बनाएंगे। अब इतना कॉमन सेंस लगाना है कि सर 3 महीने शुरू के एक्सक्लूड करना है या एंड के करना है। अगर सब्सिडरी का, अगर पेरेंट का अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च है, तो जनवरी फरवरी मार्च शुरू साल के एक्सक्लूड कर देंगे सब्सिडरी के। इतना कॉमन सेंस लगा लेंगे ना, क्योंकि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ गया होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि सर अगर पेरेंट का अप्रैल है, अप्रैल से मार्च है, तो सब्सिडरी के लिए फर्स्ट 3 मंथ पिछले साल के 2023 के अप्रैल मई जून को इग्नोर कर दिया जाएगा। और फिर सीधे हम क्या करेंगे, मतलब आप इतना दिमाग लगा लो कि दोनों कंपनी के सेम पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। इतना दिमाग लगाना कि अगर कंपनी का पेरेंट का 2023 से लेके 2024 का डेटा है, अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का डेटा है पेरेंट का, तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी डेटा आपको अप्रैल से 31 मार्च का लेना पड़ेगा। और फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट कर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना पाएंगे। इतनी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता हो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, तो बेसिक क्लास में बताया हो, है कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो क्या होता है, लिख दो बेटा। तो पहले कितनी बार बता चुका हूं कि नेट इनकम और ओसीआई मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद होना चाहिए, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डे 1 पे नहीं पढ़ते हैं कभी भी। डे 1 पर मैं आपको पढ़ाता हूं IAS 1, और उसके अंदर मैंने आपको नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव। तो सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और कैश फ्लो भी क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना होगा। तो क्लास में अगर कोई नए स्टूडेंट है तो पहले IAS 1 देख लेना, और अगर अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है मार्च के महीने में, दे शुड प्रोकास्टिनेट देयर अटेम्प्ट। उनको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और मैंने अभी बताया दिसंबर के लिए नया LMS, नए नोट्स, सब कुछ नया, नए मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। सो सर ये हो गया सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब जब तक आप ये बेसिक प्रोसीजर नहीं समझेंगे कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये देख लीजिए आप बोर्ड पर या स्क्रीन पर, आपको देखने को मिल रहा होगा
एग्जाम में अगर आपको पास करना है कंसोलिडेशन का, तो ये वो बेसिक एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, गुडविल अराइजिंग ऑन द कंसोलिडेशन, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग्स, इंट्रा ग्रुप सेल ऑन नॉन करंट एसेट्स और डिविडेंड ट्रीटमेंट सब्सिडरी, डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी। मतलब ये पहले हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पहले ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सर एनसीआई क्या होती है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, प्री पोस्ट, और इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे जिससे केवल आप लेक्चर नहीं, उन थ्योरी को पढ़कर उसके ऊपर बीपीपी के क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये सारी प्रोसेस हमारी इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में होने वाली है, जिससे कि आपको मेक बिल्कुल 100% श्योर हो जाए कि अगर हमने मेहनत कर ली तो कंसोलिडेशन हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर एनसीआई। एनसीआई का मतलब होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब आपने किसी कंपनी में 50% शेयर होल्ड कर रखे, 70% शेयर होल्ड कर रखे थे, सॉरी 70%। मतलब आप सोचो आपकी कंपनी का नाम है एच लिमिटेड और आपने एस लिमिटेड में 70% होल्ड कर रखे, तो 30% शेयर किसी और ने होल्ड कर रखे होंगे। उस 30% शेयर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और वो 30% शेयर क्या पूरी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं क्या बेटा? मुझे ये बताओ यार, कंपनी में कोई बोर्ड रेजोल्यूशन में, मीटिंग में कोई एजेंडा पास होने वाला है तो किसके पास पावर है? बिकॉज सब्सटेंशियल होल्डिंग यूर, मतलब यूर अक्वायर्ड सब्सटेंशियल होल्डिंग, एच लिमिटेड के पास सब्सटेंशियल होल्डिंग है, तो जो 30% होल्डिंग आपके पास नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बट आपका कहना बिल्कुल ठीक है योगेश कि सर हम 70% होल्ड करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, उनके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो क्या वो 30% किसी एक के पास है क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब आता है जब एक ही पर्सन के पास 20% हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला, 70 मेरे पास है तो 30 अदर के पास है। अदर में एक व्यक्ति नहीं हो सकता, अदर में 1000 लोग हो सकते हैं, जो 1000 लोग मिलकर 30% शेयर होल्ड कर रहे हैं। किसी के पास 100 शेयर, किसी के पब्लिक के पास। तो कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, वो सब्सटेंशियल होल्डिंग, जिसे आप पढ़ते हो ना पेपर में, इलोन मस्क वर्ल्ड के नंबर 1 हो गए, कैसे हो गए? उनके पास उस कंपनी के सब्सटेंशियल शेयर होते हैं और उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो वो अमीर बन जाते हैं। लेकिन बाकी जो 20% 25% पोर्शन होता है वो ओपन मार्केट में सर्कुलेट हो रहा होता है, किसी एक पर्सन के पास नहीं होता। तो नॉन कंट्रोलिंग मतलब जहां पर कंट्रोल नहीं होता। तो सर कंसोलिडेशन में इसका रोल क्या है? इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि इसको बैलेंस शीट में किस साइड लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन में आपको लायबिलिटी साइड में क्या करना पड़ेगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को समझ लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? पहले थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझना जरूरी है, कैलकुलेशन तो बाद में समझेंगे। कि सर आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर मेरे पास मेजोरिटी है तो दूसरों के पास माइनॉरिटी है, उन माइनॉरिटी का कैलकुलेशन करके कंसोलिडेट बैलेंस शीट में, ये ध्यान रखना, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन के अंदर लायबिलिटी साइड में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा। अब कैलकुलेशन समझेंगे सर, तो कैलकुलेशन की यहां पे टेक्निक्स आपको बताई गई है। तो कैलकुलेशन की दो ही टेक्निक है, फेयर वैल्यू मेथड और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ, प्रोपोर्शनेट मेथड इसको बोलते हैं। तो पहले हम प्रोपोर्शनेट शेयर को समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम अगेन एक्सेल पे चलेंगे और एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो सर बार बार आप एक वर्ड बोल रहे हैं प्रोपोर्शनेट शेयर, मैं एक सेकंड आ रहा हूं।
तो सर प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल बनाते हैं। मान के चलिए ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है। दोनों की इक्विटी गिवन है आपको, दोनों कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लाइबिलिटी गिवन, है ना। बहुत छोटा सा एग्जांपल बनाया है, 50,000, 40,000, 10,000, इसका 20,000, 25,000 और 15,000, यहां हमने टोटल लगा दिया। ये हो गया 1,00,000, ये हो गया 25 और 15 हो गया आपका 40 और 20 60,000। और यहां आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है, लेट से 90,000 और करंट एसेट्स। दो ही छोटा बिल्कुल एग्जांपल बनाया मैंने बनाया है। यहां मैंने 20,000 ले लिया, तो बैलेंस शीट टैली हो गई दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाई है हमने, सबको दिख रही ना बैलेंस शीट। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 80% शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो इसका मतलब सर सिंपल सी बात है कि 80% शेयर होल्ड कर रखे हैं एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में, इसका मतलब 20% एनसीआई है। तो प्रपोर्शनेट मेथड में हम क्या निकालते हैं, सब्सिडरी की नेट एसेट्स, सब्सिडरी की नेट एसेट्स, उस नेट एसेट्स का 20% जो निकालेंगे उसको हम क्लासिफाई करेंगे एनसीआई। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेट एसेट्स कितनी है, 1 मिनट का मौका दिया पहचानने के लिए। कई लोगों को नेट एसेट्स निकालते नहीं आ रही बेटा। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, है ना। तो सर क्वेश्चन में हमको टोटल एसेट्स गिवन हुए 60 है, 60 में से लायबिलिटी कितनी है, ये 15 है ना लायबिलिटी, 60,000 माइनस ये 45,000 आ गया सर, आ गया समझ में। 45,000 यहां से भी निकाल सकते थे सर, इक्विटी और रिटेन अर्निंग, यही तो नेट एसेट्स कहलाता है, शेयर होल्डर का पैसा 20 और 25 45, इस 45 का 20% निकाल लो, तो कितना आएगा, वो 20% लिख दूंगी तो कई बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो 9,000 आएगा, 9,000 इज योर एनसीआई। अब हम यहां पर कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। अभी हमने यहां पर गुडविल गुडविल का कुछ कैलकुलेशन नहीं समझा, हमने केवल 20% होल्डिंग कर रखी थी, ये समझ रहे। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि इक्विटी जो होगी केवल और केवल होल्डिंग कंपनी की लिखी जाएगी, इक्विटी शेयर, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अभी क्यों ध्यान रखना है वो आगे हम बताएंगे। 50,000 हमने लिख दिया। अब ये रिटेन अर्निंग है,
तो इस रिटेन अर्निंग में हमारा पोर्शन कितना है होल्डिंग का, बता पाएंगे कितना पोर्शन है? सर 80% है, तो 25,000 का 80% कितना होता है? 20,000 होता है कि नहीं होता है? तो 40 प्लस 20 60 लिख दूं यहां पे। ये था ना 25,000 का 80% लिख दिया मैंने, तो 20,000 आ गया, 20 और 40 मिला के 60। यहां पर सर आपने बोला था इक्विटी सेक्शन में लायबिलिटी साइड लिख देंगे एनसीआई, कितना? 9,000। और एक विशेष बात ध्यान रखना है, लायबिलिटी चाहे आपकी होल्डिंग 80% हो 90% हो, यहां पर कितना लिखूं? 15,000 का 80% निकालूं या दोनों को प्लस करके लिख दूं? ये फटाफट बताओ। तो एक बात ध्यान रखिए, चाहे आपकी होल्डिंग 80% हो, चाहे 90% हो, चाहे 70% हो, एसेट्स और लायबिलिटी को 100% कंबाइंड करके लिखा जाता है। दोनों कंपनी की मिलाकर बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि उसमें हमारा 80%, हम बोल रहे दोनों कंपनी की मिलाकर। तो सर दोनों कंपनी की मिलाकर 10 और 15 कितना हो गया? 25,000। तो सर टोटल लगा देते हैं, तो टोटल लगा दिया ऊपर से 1,44,000, ये इक्विटी आ गया। चलिए अब एक बात ध्यान रखना है हमें, ये यहां पर क्योंकि कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो नॉन करंट एसेट के अंदर एक चीज कई बार आपको अलग से स्पेसिफाइड करके दे दी जाएगी कि इसके अंदर आपने जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी शामिल है। कितने परसेंट हमने, कितने परसेंट शेयर खरीदे थे उसकी, कितने परसेंट की एसेट्स थी हमारे पास? अगर हम देखें तो उसकी जो होल्डिंग थी इस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट किया है ना हमने, 80% होल्ड कर रखा है। तो अभी गुडविल का पोर्शन में थोड़ा लेटर ऑन समझाऊंगा। अभी ये मत सोचना कि सर बैलेंस शीट टेली हो रही कि नहीं टेली हो रही। अभी हम बैलेंस शीट टेली करने का पर्पस नहीं समझ रहे हैं, अभी सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि हमें दोनों कंपनी की एसेट्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट को यहां से हटा रहा हूं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में समझाऊंगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको दोनों कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी को जोड़कर लिखना। अभी ये बैलेंस शीट टेली नहीं होगी, जानबूझकर नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं चाहता तो टेली कर सकता था, नहीं होगी पहले बोल दे रहा हूं। और करंट एसेट्स, नहीं तो आप बोलो सर आपकी तो बैलेंस शीट टेली नहीं हुई, तो पहले ही बोल दो होगी नहीं, मैंने क्वेश्चन वो बनाया ही नहीं है। तो 10 और 40 हो गया 50,000। तो अभी आप देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है ना, वो आएगा डिफरेंस, क्योंकि अभी हमने शुरुआती 40-45 मिनट में सिर्फ ये समझना है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एनसीआई, और क्यों हमें दोनों कंपनी की एसेट्स को क्या करना है, मर्ज करना। हम दो पॉइंट यहां पे सीखे। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, और ये आपको सिखाया गया है कि आपको लायबिलिटी और एसेट दोनों कंपनी की कंबाइंड लिखना है, और इक्विटी आपको केवल किसकी लिखना है, लॉजिक धीरे से क्लियर होंगे। अभी पहले प्रोसेस तो समझ में आए, क्या लॉजिक है क्या नहीं है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा, लेकिन आज के लेक्चर में मुझे बताइए कि प्रोपोर्शनेट मेथड से एनसीआई का कैलकुलेशन और लायबिलिटी ऑफ एसेट्स का कंबाइंड और अकेले इक्विटी लिखने वाला काम आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एग्जाम में? कि सर ये भी नहीं कर पाएंगे हम। अगर बेटा इतना भी आपको समझ में आ गया तो 5 मार्क्स तो आपके एग्जाम में पक्का मिल गए, आपको 5 कंसोलिडेशन में मिल चुके हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि दोनों कंपनी के एसेट उठा मिला के जोड़ना है और दोनों कंपनी की लायबिलिटी को जोड़ना है।
एनसीआई का कैलकुलेशन नेट एसेट्स निकाल के करना है प्लस इक्विटी लिखना, इतना भी काम आपने फटाफट कर दिया तो एग्जाम में 5 टू स्टेप मार्किंग होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्टेप मार्किंग होती है। तो हमें हो सकता है 25 में से 20 नंबर मिल जाए, वहां पे 5 पोर्शन हमारा गलत हो जाए। सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा 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 पॉइंट भी सही कर लोगे तो भी 50 मार्क्स ले आओगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन इतना वैल्यूएबल है, नॉलेज तो आपके पास है ही। तो एग्जाम को पास करने के लिए ट्रिक्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा जो पूरा फोकस है आप सभी के लिए, वो एग्जाम पास कराने पे ज्यादा फोकस है आपकी। नॉलेज तो है, बहुत सारे लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे होंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें आपको एनसीए का कैलकुलेशन अभी बताना है। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दिख रहा है कि बड़ा तो नहीं करने की जरूरत है? मैं अपने आप को छुपा लेता हूं, ये छोटा कर लिया मैंने अपने आप। 75%। आपको केवल एनसीआई का कैलकुलेशन बताना है कितना आ रहा है, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं है। जो आपने अभी सीखा, मतलब आज जो सीखे हैं वो उसके बेसिस पे बता दो बस। और आपकी बीपीपी का ही कुछ क्वेश्चन है बुक्स में, 2.2 पेज नंबर बता दूं? रुको, मैं बुक्स उतार रहा हूं, एक सेकेंड। पेज नंबर 386, 2.2। और बताइए। बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं, एक बच्चे ने सही बता दिया। प्रहलाद खंडेलवाल ठीक है, मयंक ठीक है, रोहित राज भी ठीक है। सर आपने एक ही बात बताई थी, नेट एसेट। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सर सीधी बात है, यहां पर नेट एसेट्स निकालना है तो टोटल एसेट्स 70,000 दी हुई है सब्सिडरी की, 35 प्लस 35 70 तो टोटल एसेट्स है। उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दो, 70 माइनस 20 50,000, और 50,000 का 25% निकाल लो, कितना आता है? 12,500। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बात? सिर्फ इतना ही सीखना था इस क्वेश्चन में कि एग्जाम में अगर हमको सबसे पहला काम एनसीआई, तो बेटा बड़े क्वेश्चन आप कब कर पाओगे जब आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे। अभी छोटे क्वेश्चन आते ही नहीं है। कई बच्चों ने होल्डिंग कंपनी का निकाल लिया होगा, अरे बेटा हमें सब्सिडरी का 35 और 35 70 दिया है, टोटल एसेट 35 70 70 में से हमने लाइबिलिटी को माइनस कर दिया तो 50 बचा, और हमारी होल्डिंग 75 है तो एनसीए की कितनी है? 25% है। तो अभी भी नहीं कई बच्चे समझ पाए तो मैं लिख के बता देता हूं। सेवेंटी हमारी थी टोटल एसेट्स, उसमें से हमने माइनस किया 20,000 तो बचा 50,000, और इसका कितना परसेंट? 25%। ये जो 12,500 आया है यही आपका एनसीआई। और सॉल्यूशन में आपकी बुक में आपको दिया है ना,
तो वहां पर जब आप सॉल्यूशन देखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो वहां पर आपको एनसीआई देखने को मिल जाएगा 12,500। और आज आपके लिए होमवर्क है छोटा सा 2.2 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट घर पे बना के देख लेना, छोटा सा ही, ज्यादा कोई बहुत बड़ा होमवर्क आपको मैंने नहीं दिया।